गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो कूलॉम्स लॉ से रहेगा ना, क्योंकि कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजर पार्ट है। जहाँ जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे वहाँ कूलॉम फोर्स इंक्लूड होगा, क्योंकि कूलॉम फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो कंप्लीट जो चैप्टर है उसका जो बेस है वो कूलॉम्स लॉ है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहाँ से आया है वर्ड? क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चल रहा है ना, तो वहीं से बना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलॉम फोर्स। तो देखो है क्या कूलॉम फोर्स। कूलॉम्स लॉ देखो बच्चों क्या है। जैसे मान लो कि मैंने दो पॉइंट चार्ज ले लिए, पहला पॉइंट चार्ज है Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज है मेरा Q2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है, फिक्स है R। अब बच्चों मैंने आपको ये पढ़ाया था कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यही तो काम था, लेकिन हमें इनकी नेचर का पता नहीं है। तो जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो अट्रैक्शन नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है ना। तो अट्रैक्शन या रिपल्सन लगने वाला जो फोर्स होगा F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 into Q2, दोनों चार्ज के मल्टीपल के। सॉरी इक्वेशन फर्स्ट है ना। उसके बाद देखो वही फोर्स वो रेसिप्रोकल होगा रेडियस के वर्ग के, स्क्वायर के। जो फाइनाइट इसकी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल होगा। या कि इक्वेशन नंबर 2। बच्चों देखो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिए, ये आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं? क्यों? क्योंकि किसी भी साइंटिस्ट का जो भी स्टेटमेंट होता है हम उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे आप नारे पढ़ते हो, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, ये इसका स्लोगन है तो यही रहेगा, है ना। उसी प्रकार जिस भी साइंटिस्ट के जो स्टेटमेंट होते हैं उनके अंदर हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसने प्रूफ किया है कि हाँ ये होता है ना। यहाँ से तो हमें इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना। आपको स्टेटमेंट ऐसा का ऐसा लिखना है कि फोर्स दोनों चार्जेस के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वही फोर्स रेसिप्रोकल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। ओके, यहाँ से देखो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या निकल के आएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। इस चिन्ह को हटाते तो एक कांस्टेंट आता है ना। तो F इज इक्वल टू कितना बनेगा? K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। इस K को क्या बोलेंगे? देखो ये जो K होता है वेयर K इज इक्वल टू, एक तो पहली बात तो ये कि ये कूलॉम के नियम से आया है, तो क्या लिखोगे? कूलॉम कांस्टेंट। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसके दो नाम हो गए, ठीक है। अब ये जो K है इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो वैल्यू देखो बच्चों, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वर्ड आपके लिए अभी नया है ना, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इट मींस जो एयर होती है उसकी परमेबिलिटी बोला जाता है इसको, है ना। तो इन दोनों में बच्चों रिलेशन क्या हुआ कि K इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो प्रॉपर्टी K की होती है उसकी अपोजिट प्रॉपर्टी एप्सिलॉन नॉट की होती है, ठीक है। यहाँ से रिलेशन बन गया। जब भी आप डेरिवेशन को सोल्व करोगे तो K की वैल्यू कितनी रखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब आप न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू रखोगे 9 × 10⁹ ओके। ये कहाँ से आती है वो भी बताता हूँ। देखो बच्चों की क्वेरीज है, जो एप्सिलॉन नॉट होता है परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इसकी वैल्यू फिक्स होती है बच्चों 8.85 × 10⁻⁻12, है ना। जब आप ये वैल्यू यहाँ पे रखते हो एप्सिलॉन नॉट की जगह और पाई की वैल्यू 3.14 रखते हो, तो इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। इट मींस जब भी आप डेरिवेशंस को सॉल्व करते हो तो उसकी वैल्यू रखोगे ये, और यदि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो तो ये मैथमेटिकल इसका फिक्स वैल्यू रखोगे K का।
कभी आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? क्या बोला मैंने? कूलम्ब्स लॉ क्या बोलते हैं कि दो स्टैटिक पोजीशन पे चार्ज है, बिंदुवत आवेश है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट डिस्टेंस है ना, फिक्स है। तो जो F होगा, F कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। वो फोर्स इन दोनों चार्जेस के मल्टीपल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या है? ये कूलम्ब का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग ये नहीं लिख सकते इसको F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 अपॉन Q2, है ना। स्टेटमेंट में आपको कभी चेंज नहीं करना है। फिजिक्स में जहां जहां स्टेटमेंट है एज इट इज याद कर लो उसको, कोई चारा नहीं है उसका, क्योंकि साइंटिस्ट बोल के गए हैं तो उसने रिसर्च की होगी, है ना। स्टेटमेंट को एज इट इज लिखना होता है फिजिक्स के अंदर, बाकी सबको हम प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद देखो F रेसिप्रोकल होगा रेडियस की स्क्वायर के, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा? इधर वाली साइड तो सेम ही है, तो मैंने एक बार फोर्स लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। जब इस चिन्ह को हटाया जाता है तो K कांस्टेंट आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या फिर कूलम्ब कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि कूलम्ब के नियम से बना है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कांस्टेंट है। तो उसके बाद देखो बच्चों, K जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 × 10⁹ K और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन होता है रेसिप्रोकल का। इट मीन जो यूनिट और डायमेंशन किसकी होगी? K की होगी, उसके जस्ट अपोजिट किसकी होगी? एप्सिलॉन नॉट की होगी, है ना। तो आप K की याद कर लेना और उसका जस्ट अपोजिट करना आपको एप्सिलॉन नॉट का। क्यों? क्योंकि यहां से हमें दिख रहा है कि जो इसकी प्रॉपर्टी जब वो इसके अपोजिट है। एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है 8.85 × 10⁻12, है ना। ये आपको याद रखना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, डायरेक्ट आपको याद रखना। जैसे आप वेलोसिटी की लाइट याद रखते हो 3 × 10⁸, जैसे आप कैपिटल G की वैल्यू याद रखते हो 6.67 × 10⁻11, उसी प्रकार इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। उसके बाद देखो बच्चों, नोट्स के लिए बच्चों एनसीईआरटी को फॉलो करो, क्योंकि यदि मैं बोर्ड पे नोट्स करवाने लग जाऊंगा तो फिर क्लासेस लंबी हो जाएगी, है ना। तो नोट्स तो पॉसिबल नहीं है। जो भी आपके पास बुक है ज़्यादा बेहतर होगा एनसीईआरटी को फॉलो करो, क्योंकि जब भी आप नीट का या फिर जेई का एग्जाम देते हो तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्योंकि जो एनटीए आजकल पेपर बना रहा है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी को फोकस करता है। हाँ देखो आगे यूनिट की बात करता हूं मैं ना, यूनिट ऑफ के। जस्ट 2 मिनट। देखो बच्चों, यूनिट ऑफ के, के की यूनिट की बात करता हूं मैं ना। हमने फॉर्मूला क्या निकाला है कि F इज इक्वल टू के Q1, मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखो के की यूनिट क्या होगी? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला था हमारे पास, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स का, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोला जाता है, कूलम्ब फोर्स भी बोला जाता है। हाँ, यहाँ से बच्चों को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू आपका K। बच्चों F जो होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन, आपने 11th क्लास में पढ़ी है। मल्टीप्लाई रेडियस की यूनिट होती है मीटर, इट मींस मीटर स्क्वायर।
डिवाइड बाई चार्ज की ऐसे यूनिट होती है कूलाम, और इस चार्ज की भी कितनी होगी कूलाम। तो आपका कितना हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलाम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। यदि मैं एप्सिलॉन नॉट की यूनिट की बात करता हूं, किसकी एप्सिलॉन नॉट की, तो इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी बच्चों। क्या होगी अपोजिट कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, जस्ट अपोजिट यूनिट होगी, है ना। क्या पढ़ा है मैंने, कूलाम्स लॉ क्या होता है कि दो स्टैटिक पोजीशन के ऊपर चार्ज होते हैं और उनके बीच की फाइनाइट डिस्टेंस होती है, तो जो उसके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स भी लग सकता है, रिपल्शन का भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि जो चार्ज होते हैं यदि सेम नेचर के चार्ज होंगे तो रिपल्शन लगेगा, और यदि अपोजिट नेचर के चार्ज है तो अट्रैक्शन लगेगा। तो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मल्टीपल के, और वही चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो F = K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर आएगा, जो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। उसके बाद जो K था वो कूलाम कांस्टेंट भी बोला जाता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर था। और K और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन था बच्चों, एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, है ना। जो प्रॉपर्टी K की है उसके जस्ट अपोजिट एप्सिलॉन नॉट की होगी। उसके बाद क्या था, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी कितनी थी 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, है ना। देखो अपोजिट हो जाएगी, ये तो किसकी है K की यूनिट है और उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की। थैंक यू बच्चों, बाकी कल हम इसका वेक्टर टर्म पढ़ेंगे।